Hello, students. How are you? Today I am going to tell you about some economic activities. ये 10th क्लास के लिए है और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके अलावा यहाँ पर भी हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सेक्टर्स क्यों बोला हमने इसको, क्या सेक्टर्स का मतलब क्या है, यानी विभाग। ठीक है, कितनी तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि मनी जनरेट होता है, कोई भी काम करते हैं उसके रिटर्न में मनी का, पैसे का लेन देन होता है, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और जहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता है, मनी जनरेट नहीं होता है किसी भी तरह से, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पापा या आपके भाई, आपकी मम्मी कहीं बाहर जॉब पे जा रहे हैं और वो वहाँ पर उसके बदले में उन्हें सैलरी मिल रही है। दुकान खोली हुई है, दुकान में बैठे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं और साथ में पैसा मिल रहा है उसके बदले में उन्हें, यानी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है कहीं ना कहीं पैसे का। तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है, यानी जैसे आपकी मम्मी ने घर पे खाना बनाया तो उसका कोई उनको पैसा नहीं मिला। आपने किसी की मदद कर दी, बदले में कोई पैसा नहीं लिया। मम्मी ने आपको पढ़ाया बैठ करके, लेकिन पैसे नहीं लिए। पापा ने घर के काम किए सारे, बाज़ार से सामान लेके आए, देखभाल की, किसी को ज़रूरत हुआ तो मार्केट लेके गए, जो कुछ भी काम उन्होंने किया, अपने स्कूटर को यूज़ किया, अपने बाइक को यूज़ किया, अपनी कार को यूज़ किया, बदले में उन्होंने उसका पैसा नहीं लिया। तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब ये डिफरेंट वेज में की जाती है। तो जिनको कि हम कंट्री से रिलेटेड जब अपने फाइनेंशियल इनकम के लिए हम कोई भी काम करते हैं, तो 3 टाइप्स की हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं। पहली एक्टिविटी है प्राइमरी सेक्टर, जिसको कि हम सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो कुछ भी रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। इसको हम प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री भी कहते हैं। और these are since these sectors gradually become associated with the different kinds of industries that came up, and it is also called as the industrial sector. तो ये इनको हम सेक्टर्स बोल रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि इस प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल को ग्रो करते हैं। और ये रॉ मटेरियल क्या ग्रो हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है और माइनिंग है। इन सब में जो मटेरियल हम निकाल रहे हैं, ले करके आ रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम ऐसे के ऐसा ही नहीं इस्तेमाल करते। उसको हम किसी ना, जैसे गेहूँ उगे तो हमने गेहूँ को क्या किया, ऐसे ही खा लिया? नहीं, उसमें से बाली में से दाना निकाला गया, दाना निकाल के मार्केट में बेचा गया, फिर हम खरीद के लाए और फिर हमने उसका आटा बनाया, आटे से हमने कुछ सामान बनाया, वो खाया गया। इसी तरीके से अगर हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग में हमने खुद जा कर के नहीं निकाला और ऐसे ही नहीं खा लिया। फिशिंग में हम फिश को पकड़ के लेकर के आए, मार्केट में बेचा गया, मार्केट से ले कर के आए हम उसको। और कुछ लोग फन फिशिंग के लिए भी जाते हैं, तो वो तालाब और नदी के किनारे बैठ के फ़िश पकड़ लाते हैं। तो क्या ऐसे ही खा लेते हैं? नहीं, उसको पकाते हैं। होटलों में पकता है, घर में पकता है, जहाँ भी आप लोग खाने जा रहे हैं वहाँ पे आपको पका के मिलता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में से जो सामान मिलता है, बहुत सारे फॉरेस्ट गुड्स हैं जो मिलते हैं हमें, उनको भी हम पहले उनका प्रोडक्ट, यूजेबल प्रोडक्ट बनाकर तभी उसको यूज़ कर पाते हैं। इसी तरह से माइनिंग में से जो लोहे की खदानें हैं और कोयला है और ये चीज़ें जो भी माइन से हम निकालते हैं चीज़ें, पेट्रोलियम है, ये सब भी हम इसको एज इट इज़ नहीं यूज़ करते। तो इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और ये प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या है आपका,
प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? ये जो प्राइमरी सेक्टर में हमने जो कुछ भी चीज़ें उगाई, जैसे गन्ना उगाया, कुछ गन्ना तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही खा लिया, लेकिन उस गन्ने को इंडस्ट्री में भी गया, उसका हमने गुड़ बनाया, उसकी शक्कर बनाई और उसके बाद में उसको बाज़ार में बेचा गया और हमने अपने घरों में इस्तेमाल किया। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड है, डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें आएंगी निकल करके रॉ मटेरियल में से, वो इंडस्ट्रीज़ में उनको प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसके बाद में उनको हम अपने यूज़ में ले पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ थर्ड कम्स टर्टियरी एक्टिविटी, टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं कि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर सकता है, सेकेंडरी सेक्टर काम कर रहा है पर रॉ मटेरियल नहीं है, और सेकेंडरी सेक्टर है पर टर्टियरी सेक्टर नहीं है, तो सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो खेतों से, माइंस से, ये सब जगह से सामान आता है इंडस्ट्रीज़ के पास में, वो टर्टियरी की वजह से आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो टर्टियरी सेक्टर में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, लेकिन इसमें दो तरह के सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम जिनको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। एक में तो गुड्स होते हैं इन्वॉल्व, जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लाई जाती हैं, चाहे रॉ मटेरियल और चाहे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर्ड गुड्स को यूजेबल लोगों के लिए, यूज़ करने के लिए मार्केट तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो पढ़ लिख करके तैयार हो गए और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर जैसे लॉयर है, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो डॉक्टर ने क्या चीज़ बना के निकाली, लॉयर ने क्या चीज़ बना के निकाली, टीचर ने क्या चीज़ बना के निकाली, लेकिन ये बाकी कामों के लिए ये एक रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं कि जो कि आपको यूज़ हो। तो इसको गुड्स सर्विसेज कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सर्विस देती, यानी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इस कैटेगरी में टर्टियरी सेक्टर में आती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कमिंग इन द टर्टियरी सेक्टर, जिसमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना दूसरों को किसी भी तरीके से, एंड सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। जैसे कि पहला वाला मैंने बताया जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी सेक्टर, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहला सकता है, कैसे कहा जा सकता है सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो है उसको हम टर्टियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कैसे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कितना टोटल प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज में हुआ। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कुछ थोड़ी सी चीज़ें। इसको आप सोच सकते हो इस तरीके से कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दे आर इम्पॉसिबल task until unless one is not cooperating to the other. We can add up cars and computers and nails, furniture, so many things to use them. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers। एक्चुअल नंबर ऐड करने की जगह उनको वैल्यू किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 पर kg, यानी 8 रुपये का के 1 किलो के हिसाब से 10,000 kg अगर व्हीट बेचा जाता है तो द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी 80,000। 1 किलो हमने 8 रुपये के हिसाब से बेचा, 10,000 किलो बेचा
तो 80,000 का बन गया। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स अगर हम निकालना चाहें तो एक कोकोनट की वैल्यू हम निकालेंगे और उससे हमें पूरे की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी यूनिट से हम बल्क की तरफ जाएंगे तो हमें आसानी से पता लग जाएगा। अब ये चीज़ आपको, देयर इज़ वन प्रिकॉशन one has to take every time. It is to be remembered. Not every good or services that is produced and sold need to be counted. क्योंकि हमारे पास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। सर्विस को आप कैसे काउंट कर सकते हो कि 1 घंटे पढ़ाया कि 4 घंटे पढ़ाया, है ना? लेकिन डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का सर्जरी कर रहा है तो क्या आप उसको टाइम से उसको वैल्यू करेंगे? नहीं हो सकता। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर देन कैलकुलेटेड एट दैट टाइम। फॉर इंस्टेंस, माने फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल at the cost of 8 rupees, the mill grind the wheat and then sell to the companies, just like the biscuit company or bread bakery or anywhere. तो उसमें उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी अगर उसने 8 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं को बेचा तो फ्लोर मिल में जो गया तो फ्लोर मिल ने अपना उसमें एडिशन किया, यानी बिजली लगाई, चक्की लगाई, हो सकता है लेबर भी लगाया हो, और फिर पीसा उसको, तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो गई। मान लीजिए वो उसमें 2 रुपये या 3 रुपये अपनी वैल्यू ऐड कर देता है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये मान करके चलते हैं। फिर उसके बाद में उसने उसको, जिसको कंपनी को किसी को बेचा, उसने अपने पैकेट में पैक कर दिया उसको, जैसे आशीर्वाद या डायमंड या कोई भी नाम रख दिया, वो नाम रख करके उसने मार्केट में उसको बेचा, तो उसने अपनी वैल्यू और ऐड कर दी। यानी जो उसने पैकेजिंग में मशीन्स को इस्तेमाल किया, जो उसने पैकेजिंग के लिए रॉ मटेरियल लिया, उसकी भी वैल्यू उसमें ऐड कर दी, और 15 रुपीज़ पर केजी उसने, यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी, उसकी एडवर्टाइजिंग का भी, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और शॉप्स में एजेंट्स के थ्रू जो पहुंचाया जाता है वो सब पूरा, उसका भी वैल्यू उसने ऐड कर दी, और 15 रुपीज़ केजी के हिसाब से उसने उसको बेच दिया। यानी 10 किलो का बैग आपको 150 रुपये का मिला वहाँ पर जाके। तो इस तरह से करके इन चीज़ों की वैल्यू हम मार्केट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर आ गए तो उसने 15 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से शॉपकीपर को पहुँचाया, लेकिन उसके ऊपर MRP उसने 150 रुपये ना लिख करके उसने MRP को 160-170 रुपये लिखा, अगर उस पर लिखा हुआ है प्रिंटेड है तो। और अगर प्रिंटेड नहीं है, MRP प्रिंटेड नहीं है, तो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा उसमें ऐड करके, और अपनी सर्विसेज के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे दुकान खोल करके बैठा हुआ है आपको सर्विसेज पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से करके ये हमारा प्रोडक्शन का जो वैल्यूज जो है वो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं किसी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर टुडे दैट इज ऑल, and we will meet you with the next part of the chapter, historical change in sectors. Thank you. Have a nice day.